हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सब रिंग के बारे में देखा था, उपवलय, और उससे रिलेटेड हमने थ्योरम देखी थी। तो किसी को भी एस को आर का उपवलय कब कहते हैं? जब ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, देन इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, देन इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू एस। ये दो कंडीशन आपकी क्या होती है? सब किसी को भी सब रिंग सिद्ध करना हो, एस को आर की उपवलय बताना है, तो आपको ये कंडीशन सिद्ध करके दिखानी होती है कि ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, देन इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच एस। और दूसरी कंडीशन होती है ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, देन इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू एस। यदि अपन इन दो कंडीशन को सिद्ध कर देंगे तब हम कह सकते हैं कि एस है वो आर की क्या कहलाएगी? उपवलय कहलाएगी। अब आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सब फील्ड के बारे में, उपक्षेत्र के बारे में। जैसे जैसे आपका सब रिंग होता है उसी प्रकार क्या होता है? सब फील्ड होता है। और इसको किससे शो करते हैं? के से शो कर देते हैं। इसको किससे शो कर देते हैं? के से शो करते हैं। और ये जो के है ये तो रिंग से रिलेटेड रिंग के उपवलय है, और ये क्या है? फील्ड का सब फील्ड है। तो के है वो एफ का उपक्षेत्र कब कहलाएगा? के एफ का उपक्षेत्र कब कहलाएगा? क्या परिभाषा है उसकी पहले परिभाषा देखेंगे, और उसके बाद में जो कंडीशन अपन प्रूव करने वाले हैं कि भाई कौन सी कंडीशन कि हम के को एफ का उपक्षेत्र बता सकते हैं। इस प्रकार से जो आपकी सब रिंग सिद्ध करने की होती है वही कंडीशन इनकी सब फील्ड की होती है। तो पहली कंडीशन तो दोनों में सेम होती है। पहली कंडीशन जो होती है वो दोनों में सेम होती है। तो पहली कंडीशन तो क्या होती है? ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, देन इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू के होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो होती है वो होती है ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, देन इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। ये आपकी कंडीशन होती है सब फील्ड की। किसी के को एफ का सब फील्ड बताने के लिए आपको ये दो कंडीशन प्रूव करके दिखानी होती है। अब देखो, जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, सबसे पहले तो आज के लेक्चर में तो क्या करने वाले हैं? सब फील्ड, उसकी डेफिनेशन और इन दो कंडीशन को प्रूव करेंगे। उसके बाद में हम एग्जाम्पल करेंगे। तो 3 से 4 अपने एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल कंप्लीट होते ही अपने क्या हो जाएगा? ये अपना टॉपिक यूनिट नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यूनिट 3 कंप्लीट होने के बाद में क्या करेंगे हम? हमारा जो सबसे पहला जो आपके पेपर है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हम कितने यूनिट करने वाले हैं? सिर्फ 3 करने वाले हैं, तो वो अपनी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो हम कैसे किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब अपने जो क्या क्या टॉपिक अपना बाकी रह गया उसको हम कैसे करेंगे? लगभग सभी यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया? अपने टाइम टेबल घोषित कर दिए हैं। सभी यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया? टाइम टेबल घोषित कर दिए हैं। कल ही लास्ट जो नाइट को आया था टाइम टेबल, किसका? बीएससी का था। और वो कौन सी यूनिवर्सिटी का था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी का था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी पीडीयूएसयू का टाइम टेबल आ गया था। ठीक है ना? तो कंप्लीट टाइम टेबल आ गया। फर्स्ट ईयर का भी आ गया, सेकंड ईयर का भी आ गया, थर्ड ईयर का भी आ गया। तो जब से पहले जो बीएससी फाइनल है उनके आपके पेपर किस प्रकार से है? 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ ही है। और वो आपका है 31 मई का। 31 मई का दोनों पेपर एक साथ होने वाले हैं। 1.5 घंटे का टाइम पीरियड रखा है उन्होंने। और 1.5 घंटे का टाइम पीरियड का मतलब अपन समझते हैं कि 2.5 यूनिट तो कम से कम आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और 2.5 यूनिट के बिना आप, और आपको यदि नॉर्मल पास होना है तब तो आप 1 यूनिट पढ़ के चल जाओ। यदि आपको नंबर भी लाने अच्छे तो आपको 2.5 यूनिट तो पढ़नी पड़ेगी। तो हमारा पेपर 1 है वो लगभग 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 लेक्चर हो रहेंगे और 2-3 लेक्चर के बाद में ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आपको मैंने 3 यूनिट करवा दिए हैं, और आपकी इच्छा है कि आप 2 यूनिट भी पढ़ सकते हो, 2.5 यूनिट भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप 3 यूनिट पूरी पढ़ के जाओ, जिससे कि आपको कहीं भी क्वेश्चन बाहर ना मिले। रहा पेपर सेकंड की बात, तो पेपर सेकंड अपना क्या है? पेपर सेकंड भी लगभग अपना कंप्लीट हो गया। अपना पेपर सेकंड में 2.5 यूनिट कंप्लीट हो गई। इसके हमें बच्चे क्या हैं? एग्जाम्पल्स बचे हैं, वो भी मैं जल्द से जल्द करवा दूंगा आपको कंप्लीट। तो हमारा 31 मई का तो जो प्रोग्राम है, 31 मई का जो आपका पेपर का प्रोग्राम है वो तो अपना कंप्लीट है। यहाँ तक तो हमने बीएससी का तो क्या कर दिया? फाइनल का कंप्लीट कर दिया है, पेपर 1 पेपर 2। और फिर बीएससी फाइनल का जो सेकेंड पेपर है
वो पेपर थर्ड जो है वो आपका शायद 4 जून को है, शायद 4 जून को है, मेरे को कंफर्म डेट नहीं पता, शायद 4 जून का होना चाहिए। तो कभी भी होगा, जैसे मान लो पेपर थर्ड है, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, आज या कल से ये जैसे रिंग वाला खत्म हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स वाले खत्म हो जाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, पेपर थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। पेपर थर्ड अपना कौन सा है, मैकेनिक्स है। तो आराम से आपके पास टाइम पड़ा है 4 जून के लिए, मेरे पास आराम से टाइम पड़ा है कि मैं 4 जून तक आपको मैकेनिक्स की 2 यूनिट कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आप चैनल पे बने रहिए। और देखो चैनल पे आपको एक बार विश्वास तो आपको मेरे पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्रूव करके दिखाया कि आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है ना मैंने, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो 3-3 यूनिट करवानी थी। अब पेपर रही थर्ड की, अब देखो विश्वास बना के रखोगे तो मैं आपको पेपर थर्ड भी करवा के रहूँगा, और ऐसे जल्दबाजी करोगे कि सर पेपर थर्ड, तो देखो आपको पेपर थर्ड तो पहले होने वाला नहीं है। ये तो है नहीं कि भाई पहला पहला पेपर आपका पेपर थर्ड है ना। तो पेपर थर्ड नहीं है आपका पहला, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो 2 पेपर एक साथ होने वाले हैं उन पे आप फोकस करने की ज़रूरत है। और रही बात पेपर थर्ड की, तो पेपर थर्ड को मैं आज या कल से स्टार्ट करने वाला हूँ, और उसमें हम 1 से 2 यूनिट कम से कम अपन है ना, जो आपका 31 मई का पहले 4 जून का जो पेपर है उससे पहले मैं आपको कंप्लीट 2 यूनिट करवा दूंगा। टेंशन मत लो आप, आराम से आप अपनी स्टडी पर फोकस करो और मेरे पे विश्वास बनाए रखो, मैं आपको कंप्लीट मैटर देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखो आप विश्वास नहीं रखोगे तो आपको ये जल्दीबाजी की जल्दी जल्दी, देखो जल्दबाजी में कुछ भी काम नहीं होते हैं, आराम से मेरे को भी टाइम चाहिए होता है। और क्योंकि मैं सेकेंड ईयर का भी कोर्स करवा रहा हूँ, अदर यूनिवर्सिटी का भी कोर्स लेके साथ चल रहा हूँ, तो मेरे को सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, इसलिए मैं आपका पेपर ये वाला पेपर भी करवाऊंगा। टेंशन मत लो, आपको किसी भी मैथ के किसी भी पेपर में टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। टेंशन लेने की ज़रूरत मेरे को है, मेरे को डिसाइड करना है कि कब आपको कैसे करवाना है। आप बस पढ़ते रहिए और चैनल को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। और ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो आपको कह रखा है कि कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करना है, आपको चाहे वो सिलेबस पे डिस्कस करना है, चाहे आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं आप उस टॉपिक को वापस रिवाइज कर सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हम चलते हैं, देखो अभाज्य, हम चलते हैं उपक्षेत्र के बारे में, पहले उपक्षेत्र पढ़ते हैं और फिर अभाज्य क्षेत्र आएगा। अभाज्य क्षेत्र उपक्षेत्र देखते हैं सबसे पहले। तो देखो उपक्षेत्र की क्या परिभाषा होती है, उपक्षेत्र सब फील्ड। तो सब फील्ड की क्या डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। माना कि क्षेत्र F का अरिक्त उपसमुच्चय है। के क्षेत्र F का क्या है, अरिक्त उपसमुच्चय है। तब के क्षेत्र F का उपक्षेत्र कहलाता है, उपक्षेत्र कहलाता है यदि के स्वयं F की संक्रियाओं के सापेक्ष खुद क्या हो, एक क्षेत्र हो। एक क्षेत्र होना चाहिए। देखो जो सब फील्ड की डेफिनेशन होती है वो क्या डेफिनेशन होती है कि के है वो क्षेत्र F का अरिक्त समुच्चय है, तब के क्षेत्र F का उपक्षेत्र कहलाएगा यदि के स्वयं F की संक्रियाओं के सापेक्ष खुद क्या हो, एक क्षेत्र हो। जैसे उपवलय होती है कि खुद क्या होनी चाहिए, रिंग होनी चाहिए, उसी प्रकार उपक्षेत्र होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको क्षेत्र होना पड़ेगा। प्रत्येक क्षेत्र के कम से कम 2 उपक्षेत्र होते हैं, प्रत्येक क्षेत्र के कम से कम 2 उपक्षेत्र होते हैं। और वो उपक्षेत्र कौन से होते हैं, एक तो F स्वयं होता है, F स्वयं, और एक होता है एक F स्वयं होता है। कम से कम कितने उपक्षेत्र होते हैं,
एक ही उपक्षेत्र होता है। कितने उपक्षेत्र होते हैं? एक ही उपक्षेत्र होता है कि ना कि दो क्षेत्र उपक्षेत्र होते हैं, एक ही उपक्षेत्र होता है। और वो कौन सा होता है? एफ स्वयं होता है। इसको कहते हैं हम विषम उपक्षेत्र, और इसके अलावा जो होता है वो क्या होता है? उचित उपक्षेत्र कहलाता है। एफ स्वयं जिसे विषम उपक्षेत्र कहते हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र एफ के उपक्षेत्र उचित उपक्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र के कम से कम कितने उपक्षेत्र होते हैं? एक ही उपक्षेत्र होता है, और वो कौन सा होता है? एफ स्वयं होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विषम उपक्षेत्र कहते हैं। और इसके अलावा जो उपक्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? उचित उपक्षेत्र। जैसे वही डेफिनेशन सबकी होती है। तो एग्जांपल्स की बात करें, आर प्लस गुणा एक क्षेत्र है मान लो, और उसका उपक्षेत्र कौन कौन से होंगे? एक तो आपका उपक्षेत्र होगा कौन सा? ये स्वयं होगा, और एक हो जाएगा आपका सी प्लस गुणा, एक ही उपक्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1। 2 एग्जाम्पल की बात करें तो सी प्लस गुणा, ये मान लो एक क्षेत्र है। सी प्लस गुणा क्या है? एक क्षेत्र है। तो इसके उपक्षेत्र कौन कौन से होंगे बताओ? एक तो हो जाएगा सी प्लस गुणा, खुद ही हो जाएगा, इसको तो क्या कहेंगे हम? विषम उपक्षेत्र। और इनके अलावा दो और होंगे, कौन कौन से? एक तो आर प्लस गुणा, और एक हो जाएगा सी प्लस गुणा, नहीं सॉरी क्यू प्लस गुणा। इसको तो क्या नाम देंगे? विषम उपक्षेत्र। और इन दो को क्या नाम देंगे? उचित उपक्षेत्र। तो प्रत्येक क्षेत्र के कम से कम कितने उपक्षेत्र होते हैं? एक ही उपक्षेत्र होता है, वो खुद स्वयं होता है, और इसके अलावा जो उपक्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? उचित उपक्षेत्र। इसके बाद में डेफिनेशन आती है अभाज्य क्षेत्र। अभाज्य क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिसका कोई भी उचित उपक्षेत्र नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य क्षेत्र। अभाज्य क्षेत्र। तो अभाज्य क्षेत्र की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? वह क्षेत्र जिसका कोई उचित उपक्षेत्र नहीं होता, उसको कहते हैं अभाज्य उपक्षेत्र। वह क्षेत्र जिसका कोई उचित उपक्षेत्र नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अभाज्य उपक्षेत्र कहते हैं। अब देखो थ्योरम करते हैं, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रमेय। क्षेत्र एफ के अरिक्त उपसमुच्चय के का उपक्षेत्र होने के लिए आवश्यक वह पर्याप्त प्रतिबंध है कि ए बिलोंग्स टू के, ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, ए माइनस बी बिलोंग्स टू के। दूसरी कंडीशन क्या होती है? ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, देन इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स है वो किससे बिलोंग करना चाहिए। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, प्रमेय के लिए भी याद रखनी है, और ये कंडीशन आपको एग्जाम्पल्स में भी काम आएगी। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में 12 और 15 में आ चुकी है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अब देखो ये प्रमेय आपकी उपक्षेत्र की एक प्रमेय है, तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में हमारे एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे, और एग्जाम्पल कंप्लीट होने के बाद में अपना यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो करते हैं वही। देखो दो कंडीशन है कि अपने को क्या करना है कि के को उपक्षेत्र बताना है, और उपक्षेत्र बताने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध बताना है। तो जब भी आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध
और यदि और केवल यदि नाम आता है, इसका मतलब होता है कि प्रमेय को दोनों तरफ से प्रूफ करना है। तो अपन सबसे पहले क्या मान लेंगे, के है वो क्षेत्र f का क्या है, उपक्षेत्र है। ये क्षेत्र f का क्या है, उपक्षेत्र है। और उसके बाद में ये दो कंडीशन अपन प्रूफ करके दिखा देंगे। फिर हम इन दो कंडीशनों को मानकर क्या सिद्ध कर देंगे, के क्षेत्र f को उपक्षेत्र। और उपक्षेत्र कैसे सिद्ध करेंगे, उपक्षेत्र सिद्ध करने के लिए पहले उसको क्या बताएंगे, क्षेत्र। और क्षेत्र बताने के लिए आपको पता है कि क्या क्या कंडीशन सिद्ध करनी होती है, क्रमविनिमय वलय, तत्समकी वलय और प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम सिद्ध करना है। तो देखो 1 by 1 पॉइंट सिद्ध करते हैं सारे, क्योंकि देखो डेफिनेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपको नहीं आएगी तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो देखो, और फिर अगले लेक्चर में हम एग्जांपल्स स्टार्ट करेंगे। प्रूफ, माना के क्षेत्र f का माना के क्षेत्र f का उपक्षेत्र है, के क्षेत्र f का क्या है, उपक्षेत्र है। तब सिद्ध करना है कि प्रतिबंध फर्स्ट व सेकंड, प्रतिबंध फर्स्ट व सेकंड सत्य है। तो देखो पहली कंडीशन क्या होती है, माना A बिलोंग्स टू के, B बिलोंग्स टू के। अब देखो पहली कंडीशन क्या सिद्ध करनी है, A माइनस बी बिलोंग्स टू के। तो A बिलोंग्स टू के और B बिलोंग्स टू के। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि A भी बिलोंग्स के से करेगा और माइनस बी भी बिलोंग के से करेगा। क्यों, क्योंकि के प्लस क्या बना होगा, क्षेत्र बनने के लिए पहले वो क्या बना होगा भाई, क्षेत्र बनने के लिए पहले क्या बना होगा, वो क्रमविनिमय वलय। और क्रमविनिमय वलय के लिए के प्लस संक्रिया क्या होती है, ग्रुप बनाया होगा। और ग्रुप के लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होगा। और प्रतिलोम विद्यमान होगा तो फिर हम यौगिक संवर्तता लगा देंगे। और यौगिक संवर्तता क्या होती है, ए प्लस माइनस बी भी किससे बिलोंग करेगा, के से। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास ए माइनस बी बिलोंग्स टू के। और ये हमने कहाँ से लिखा है, यौगिक समर्थता से, यौगिक समर्थता से। तो दोबारा देख लो कि a बिलोंग्स टू के, b बिलोंग्स टू के, देन इंप्लाइज दैट a बिलोंग्स टू के और माइनस b बिलोंग्स टू के। अब माइनस b बिलोंग्स टू के क्यों हुआ है, माइनस b बिलोंग्स टू के क्यों हुआ है, क्योंकि k प्लस संक्रिया के लिए वो क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। और यौगिक समर्थता से फिर क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस b बिलोंग्स टू के। ठीक है, फिर कंडीशन सेकेंड, तो यहां से प्रतिबंध फर्स्ट सत्य हो गया। प्रतिबंध फर्स्ट क्या है, सत्य है। दूसरा कंडीशन, दूसरी कंडीशन प्रूव करते हैं। ए बिलोंग्स टू के और दूसरा अवयव मान लिया हमने जीरो, नॉट इक्वल टू बी। बी है वो जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए है वो के से बिलोंग करेगा और बी इनवर्स, अब ये जो बी नॉट इक्वल टू जीरो माना है कि इसका मतलब इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो बी इनवर्स है वो किससे बिलोंग करेगा, के से बिलोंग करेगा। और फिर गुणन समर्थता से क्या लिख देंगे, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। ये कहाँ से लिखेंगे, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। अब बी इनवर्स बिलोंग्स टू के क्यों हुआ है, क्योंकि के क्या है, क्षेत्र है भाई। वो अपन ने सबसे पहले क्या माना है, के को उपक्षेत्र माना है। और उपक्षेत्र बनने के लिए पहले क्या बनना होता है भाई, उपक्षेत्र बनने के लिए पहले क्या बनना होता है बताओ, क्षेत्र बनना होता है। और क्षेत्र की क्या परिभाषा होती है, तीसरी कंडीशन क्षेत्र की क्या होती है कि प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है। तो ये जो बी नॉट इक्वल टू जीरो माना है, ये प्रत्येक अशून्य अवयव है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो यहां से बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। के में विद्यमान है, ये कंडीशन से हमने लिख दी। यहां से क्या हो गई, प्रतिबंध सेकंड सत्य हो गया। अतः प्रतिबंध सेकंड सत्य। अब अपन सिद्ध करेंगे विलोम। अभी देखो ये समझ में आ गया ना कि कैसे लिखा है हमने। देखो परिभाषा इंपॉर्टेंट है, परिभाषा आपको याद होगी तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप थ्योरम को प्रूफ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना,
इसलिए देखो के की क्या जो परिभाषा होती है, क्षेत्र की क्या परिभाषा होती है कि क्रम इनमें वलय होती है, तत्सम की वलय होती है और प्रत्येक का शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है। इसका मतलब कि बी नॉट इक्वल टू जीरो माना है, उसका बी इनवर्स भी विद्यमान के में ही होगा। तो यहाँ से ए बिलोंग्स टू के हो गया और बी इनवर्स बिलोंग्स टू के हो गया, और गुणन समर्थता से ए बी इनवर्स बिलोंग्स से हो गया के से हो गया। अब देखो अपने को सिद्ध करना है विलोम में। विलोम में अपने को क्या सिद्ध करना है, क्षेत्र बताना है। ये दो कंडीशन अपने पास रहेगी और अपने को क्या प्रूव करके दिखाना है, क्षेत्र। तो देखो कैसे दिखाएंगे, माना माना प्रतिबंध फर्स्ट व सेकंड सत्य है, ये अपने पास मान के चलेंगे, मतलब इनका यूज कर सकते हो। और आपको क्या सिद्ध करके दिखाना है, क्षेत्र सिद्ध करके दिखाना है। माना प्रतिबंध फर्स्ट व सेकंड सत्य है, तब सिद्ध करना है कि के क्षेत्र एफ का उपक्षेत्र है। के क्षेत्र एफ का क्या है, उपक्षेत्र है। ये अपने को क्या करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। अर्थात के स्वयं क्षेत्र है, अपने को क्या सिद्ध करके दिखाना है, क्षेत्र सिद्ध करना है। अब क्षेत्र सिद्ध करने के लिए आपको पता हो क्या कंडीशन क्या सिद्ध करनी पड़ेगी। तो जो अपने को कंडीशन सिद्ध करनी पड़ेगी क्षेत्र के लिए, तो जो फर्स्ट कंडीशन होगी, अपने को के को क्या बताना है, क्षेत्र बताना है। और क्षेत्र बताने के लिए यहाँ देखो क्या क्या बताना है, क्रम इनमें वलय, क्रम इनमें वलय बताना है। और क्रम इनमें वलय के बाद में अपने को बताना है तत्सम की वलय, और फिर थर्ड कंडीशन प्रत्येक शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम। अब क्रम इनमें वलय बताने के लिए आप क्या सिद्ध करके बताओगे, क्रम इनमें वलय बताने के लिए आपको सब सारी चीजें सिद्ध करनी पड़ेगी कि के प्लस संक्रिया के लिए वो ग्रुप बनाता है, के गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप बना, के गुणा संक्रिया के लिए सेमी ग्रुप बनाता है, और गुणा की योग पर बंटनशीलता। फिर तत्सम की वलय में क्या होता है कि गुणा संक्रिया तत्सम का अवयव विद्यमान है, फिर प्रत्येक शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है। ये अपने सारी कंडीशन अपने को प्रूव करके दिखानी है। तो देखो कैसे सिद्ध करके दिखाएंगे, के प्लस संक्रिया के लिए पहले ग्रुप बताएंगे। तो कैसे बताओगे, देखते हैं। जैसे लास्ट वाली थ्योरम है उसके अनुसार ही अपन सिद्ध करेंगे। तो देखो फर्स्ट पॉइंट सिद्ध करते हैं प्रतिबंध फर्स्ट से। तो प्रतिबंध फर्स्ट क्या कहता है कि ए बिलोंग्स टू के, ए है वो के से बिलोंग करेगा, और दूसरा अवयव ए है वो भी के से बिलोंग करेगा। दो अवयव ले लिए हमने, के से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से ए माइनस ए है वो भी के से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, ए माइनस बी इधर के ना, तो दोनों अवयव को घटाना है। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, जीरो बिलोंग्स टू के। तो यहाँ पे क्या हो गया, अर्थात के में यौगिक तत्समक अवयव विद्यमान है। ये तो हमने क्या कर दिया, पहली कंडीशन यौगिक तत्समक अवयव विद्यमान है। अब हम क्या दिखाएंगे, प्रतिलोम को, और फिर क्रम विनिमयता को और साचर्यता को डायरेक्ट लिख देंगे, समर्थ बता देंगे यहाँ से। फिर तो ये हमने क्या बता दिया कि के में यौगिक तत्समक अवयव विद्यमान है। दूसरी कंडीशन, पुनः प्रतिबंध फर्स्ट से। पुनः प्रतिबंध फर्स्ट से, तो जीरो बिलोंग्स टू के, ए बिलोंग्स टू के। तो यहाँ से फर्स्ट प्रतिबंध से क्या लिख सकते हो आप, जीरो माइनस ए बिलोंग्स टू के। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ए बिलोंग्स टू के। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है। तो यहाँ पे इंप्लाइज दैट के में यौगिक प्रतिलोम भी विद्यमान है। अब अपन क्या बता देंगे, समर्थता। और समर्थता बताने के लिए क्या करेंगे बताओ, वही प्रतिबंध फर्स्ट का यूज करेंगे वापस। कैसे, पुनः प्रतिबंध फर्स्ट से, प्रतिबंध फर्स्ट से क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू के और बी बिलोंग्स टू के। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, तो ए बिलोंग्स टू के भी होगा, और माइनस बी भी किससे बिलोंग करेगा, के से करेगा, क्योंकि अपन ने ऊपर सिद्ध करके आए हैं कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। तो फर्स्ट कंडीशन से क्या कर सकते हो, ए माइनस माइनस बी बिलोंग्स टू के। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी बिलोंग्स टू के। इसका मतलब के में यौगिक समर्थ है, यौगिक संक्रिया क्या है, समर्थ है। अर्थात के में यौगिक संक्रिया समर्थ है। यहाँ से कंडीशन हो गई सिद्ध अपनी। तो अपन यहाँ पे जो साचर्यता और क्रम विनिमयता है वो डायरेक्ट लिख देंगे। चौथी कंडीशन, चूंकि के है वो सबसेट किसका है, एफ का, फील्ड का ही है सबसेट। तो के में यदि योग संक्रिया
योग संक्रिया साचारी और क्रम विनिमय है तो के में भी होगी। तो आता है के में योग संक्रिया साचारी व क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय होगी। ठीक है, अतः के प्लस संक्रिया के लिए वो क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रुप हो जाएगा। के प्लस संक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। अब अपन कंडीशन सेकंड सिद्ध करेंगे, कौन सी, सेमी ग्रुप वाली। फिर अपन बताएंगे क्रम विनिमय वाले और फिर उसके बाद में डायरेक्ट लिख देंगे। तो देखो अब सेकंड कंडीशन बताएंगे। सेकंड कंडीशन कौन सी, के गुणा के लिए सेमी ग्रुप। तो इसमें देखो फर्स्ट कंडीशन कैसे दिखाएंगे, प्रतिबंध सेकंड से। प्रतिबंध सेकंड क्या था अपने पास, इसमें आपको सेमी ग्रुप में क्या बताना होता है कि एक तो गुणन संक्रिया, समर्थ और एक साचार्य। तो समर्थ अपन दिखा देंगे और साचार्यता को डायरेक्ट लिख देंगे। तो प्रतिबंध सेकंड से ए बिलोंग्स टू के और एक अवयव मान लिया 0, ए बिलोंग्स टू के नॉट इक्वल टू 0 ना। तो यहाँ से देखो ए इनवर्स अब एग्जिस्ट तो करेगा इनवर्स, भाई यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा कि इनवर्स। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट के का अवयव है तो ए बिलोंग्स टू के और ए इनवर्स भी किस में विद्यमान होगा, के में। तो यहाँ से हम लिख देंगे ए इनवर्स बिलोंग्स टू के और ए इनवर्स बिलोंग्स टू के है, इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू के। अब देखो ए और ए इनवर्स को गुणा करने पर 1 क्यों आया है, यदि यहाँ पे बीच में प्लस होता है तब तो क्या आता है 0, क्योंकि प्लस संक्रिया तत्समक अवयव और गुणा है तो गुणा संक्रिया तत्समक अवयव इसमें आएगा। तो यहाँ से क्या बता दिया हमने कि के में क्या हो गया, गुणन तत्समक अवयव विद्यमान है। गुणन तत्समक अवयव विद्यमान है। तो यहाँ से क्या हो गया, गुणन तत्समक अवयव विद्यमान हो गया। फिर अपन बता देंगे क्या, सेकंड कंडीशन पुनः प्रतिबंध सेकंड से, पुनः प्रतिबंध सेकंड से पुनः प्रतिबंध सेकंड से 1 बिलोंग्स टू के और दूसरा भी मान लिया 0, ए क्या 0 नॉट ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू के। तो यहाँ से देखो 1 इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू के, 1 इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू के। तो यहाँ से आ गया अपने पास ए इनवर्स बिलोंग्स टू के, अतः के में अशून्य अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। अशून्य अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है, क्योंकि अपने को क्षेत्र सिद्ध करना है और क्षेत्र सिद्ध करने के लिए अपने को यह भी बताना है कि अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। तो वो यहाँ से हमने दिखा दिया। वो कैसे दिखाओगे आप, कि सबसे पहले तो हमने क्या दिखा दिया कि 1 दिखा दिया, 1 बिलोंग्स टू के, तो तत्समक अवयव विद्यमान है। और फिर हमने 1 एक अवयव मान लिया और एक अवयव हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो 1 को ए से ए इनवर्स से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बिलोंग्स टू के, अर्थात के में क्या हो जाएगा, अशून्य अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो जाएंगे। अब देखो इसमें कंडीशन सेकंड, ये कंडीशन इसमें ही है, एक कंडीशन सेकंड और सिद्ध करनी है। और वो क्या सिद्ध करनी है अपने को, समर्थता और साचर्यता डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से। देखो साथ साथ में जो कंडीशन यहाँ से प्रूफ हो सकती है वो डायरेक्ट यहाँ पे अपन साथ में ही कर रहे हैं। आप ये मत सोचना कि के गुणा सेमी ग्रुप सिद्ध कर रहे हैं तो सेमी ग्रुप में अशून्य गुणात्मक प्रतिलोम कैसे आ गया। तो जो जो कंडीशन साथ में ही फॉलो हो सकती है तो वो साथ साथ में ही अपन करते जा रहे हैं। तो देखो सेकंड कंडीशन क्या है, प्रतिबंध सेकंड से। अब अपन बताएंगे गुणन संक्रिया क्या है, समर्थ है। तो प्रतिबंध सेकंड से क्या बताओगे कि ए बिलोंग्स टू के और बी बिलोंग्स टू के, देन इम्प्लाइज दैट ए है वो के का अवयव है और बी इनवर्स भी किसका अवयव है, के का अवयव है।
ए बिलोंग्स टू के और बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। ये हमने कैसे लिखा है, कंडीशन सेकंड से। तो अब देखो यहाँ से क्या लिख देंगे हम, ए बी इनवर्स का इनवर्स, और ये किससे बिलोंग करेगा, के से बिलोंग करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी बिलोंग्स टू के। देखो ये कैसे लिखा है हमने, प्रतिबंध सेकंड से, और प्रतिबंध सेकंड अपने पास क्या है, ए बिलोंग्स टू के बी बिलोंग्स टू के देन इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, ऐसे लिखा है ना। अब अपन के पास अवयव जो है वो ए बिलोंग्स टू के और बी बिलोंग्स टू के, देन इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू के और बी बिलोंग्स टू के। यहाँ से लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू के और बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, क्यों, क्योंकि प्रत्येक का शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम तो विद्यमान हो गया। अब प्रत्येक का शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो गया तो बी का बी इनवर्स विद्यमान होगा। तो यहाँ से अपन कंडीशन सेकंड लगाने हैं, तो कंडीशन सेकंड में क्या करना है, बी का इनवर्स करना है। तो ए तो लिख दिया हमने और बी इनवर्स का इनवर्स लिख दिया, तो यहाँ से ए बी किससे बिलोंग हो गया, ए से बिलोंग हो गया। ऐसे प्रूव करेंगे, इजी है। यदि आपके देखो डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है तब तो इजी है, और नहीं अदरवाइज आपके लिए हार्ड है ये चीजें। तो ये हमने कंडीशन सेकंड सिद्ध कर दी। अतः गुणन संक्रिया समर्थ है। थर्ड कंडीशन, चूंकि के सबसेट ऑफ एफ, अतः के में गुणन संक्रिया साचारी और क्या होगी, क्रम विनिमय होगी। तथा बंटन गुणधर्म सत्य होगा। ये हमने कंडीशन सारी सत्य बता दी, सत्य होगा। अतः कि क्रम विनिमय, अतः के क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय तत्सम की वलय। अब देखो क्रम विनिमय वलय तो हमने बता दिया, तीनों कंडीशन प्रूव कर दी, और तत्सम की वलय में क्या बता दिया कि गुणा संक्रिया का तत्सम का अवयव विद्यमान है। वन विद्यमान था ना इसमें, जो अपने सेमी ग्रुप के लिए सिद्ध किया था, और प्रत्येक का शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम को भी हमने बता दिया। अतः के क्रम विनिमय तत्सम की वलय है जिसमें प्रत्येक शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। अतः ये क्षेत्र है, अर्थात कि क्षेत्र एफ का उपक्षेत्र है, क्योंकि अपनी के सबसेट ऑफ एफ है और के एफ का क्या होना चाहिए, अधिकतम समुच्चय, और के क्षेत्र को सिद्ध कर दिया तो के क्या हो गया, एफ का उपक्षेत्र है। अब देखो हमारी कौन सी क्या क्या बचा है, हमारे एग्जाम्पल्स बचे हैं 4 से 5 एग्जाम्पल, जो अगले 2 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अदर बुक। ठीक है, थैंक यू।